हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। माई सेल्फ गंभीर सिंह। तो आज हम क्लास 10th साइंस में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का 7th लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आप पिछले टॉप वीडियोज़ में मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने आपको कराया हुआ है। तो थर्ड रिएक्शन हम शुरू करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है बेटा, तो यहाँ शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, द chemical reaction in which an element displaces another element from its solution. ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के सॉल्यूशन में से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, खुद कंबाइंड हो जाता है और अपना कंपाउंड बना लेता है। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एक्टिविटी 1.9। तो एक्टिविटी 1.9 में क्या समझाने की कोशिश की गई है, जरा इसको हम देखते हैं, देखेंगे यहाँ। एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स। हम 3 लोहे की कील लेंगे एंड क्लीन विद बाई रबिंग विद सैंड पेपर, और रेगमाल से सैंड पेपर से इसको अच्छे से रब करेंगे, साफ करेंगे, जिससे हमें प्योर फॉर्म मिल सके। ठीक है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसके ऊपर ए बी मार्क करेंगे। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, टाई 2 आयरन नेल्स विद ए थ्रेड। एक धागे के साथ 2 आयरन नेल्स को, 2 कील को हम धागे में बांधेंगे और एंड इमर्स्ड और डुबो देंगे देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक स्टैंड में हमने एक टेस्ट ट्यूब लगाई हुई है, धागे के साथ 2 आयरन नेल हमने यहाँ बांधे हुए हैं, और इनको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसको क्या कर देंगे, इमर्स कर देंगे, डुबो देंगे। ठीक है, ये सेटअप है जो लैब के अंदर आपको देखने को मिलता है। आफ्टर 20 सेकेंड आप देखेंगे क्या होता है, टेक आउट द आयरन नेल्स। 20 मिनट के बाद इन दोनों आयरन नेल्स को हम बाहर निकलेंगे फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। अब 20 मिनट बाद दोनों कील को बाहर जब निकालेंगे, उसके बाद हम दोनों टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन था उनके कलर में कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे क्या कलर में कोई चेंज आया है। यस, आता है। 20 मिनट के बाद हम देखेंगे
इस पर इन कील्स के ऊपर कुछ ब्राउन ब्राउन सा डिपॉजिट आ जाता है। तो वो ब्राउन ब्राउन जो डिपॉजिट आता है, कील का कलर ब्राउन कलर का हो जाता है। आखिर क्यों होता है? तो कुछ बच्चे समझते हैं कि इस पर रस्टिंग हो गई है, जंग लग गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और 20 मिनट के बाद जब हमने कील्स को बाहर निकाला तो इसका कलर फेड हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। ओरिजिनल कलर से जब हम मैच करते हो इसका कलर फेड हो जाता है। और अगर इसी एक्टिविटी को काफ़ी देर तक अगर हम लगातार करते रहें, इन आयरन नील्स को इसमें काफ़ी देर तक पड़ा रहने दें, तो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि ये कलर, ब्लू कलर पूरी तरह से गायब हो जाता है और इसकी जगह ग्रीन कलर अपीयर हो जाता है। ये किस में चेंज हो जाता है? ग्रीन कलर में ये चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसमें ऐसा क्या हुआ? ठीक है, उसी को समझेंगे यहाँ कि आखिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside। एक हमने दो को यहाँ लटकाया हुआ है और एक हमने साइड में रखा हुआ था। वो इसीलिए रखा था क्योंकि जब इनको कॉपर सल्फेट से बाहर निकालेंगे तो कंपैरिजन करेंगे कि उस नेल में और इन दोनों नेल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इन पे ब्राउन ब्राउन सा कुछ डिपॉजिट हो जाता है। तो बच्चे समझते हैं कि इसके यहाँ ये इसमें रस्टिंग हुई है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। ठीक है, आखिर क्या हुआ वहाँ? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर निकल के इन आयरन नेल्स पर डिपॉजिट होता है, यहाँ रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कॉपर सल्फेट से कॉपर निकल के इस पर डिपॉजिट हो जाता है। और जैसा कि आप यहाँ इस दूसरे पेज पे इस फिगर में आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आयरन नेल, ये ओरिजिनल नेल है जो पहले हमने साफ करके रखा था। ये देख रहे हैं आप, इसका कलर कैसा हो चुका है। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब निकाला तो उसका कलर कुछ ऐसा हो गया। तो बच्चों का मानना होता है कि ये इस पर रस्टिंग हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हैं यहाँ ये सेटअप है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए है। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब बी देखेंगे रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी में आयरन नेल डाला हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसका कलर कैसा होता है। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, आयरन यहां कॉपर को क्या करता है, आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, इसके कंपाउंड से इसे हटा देता है और अपना कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? FeSO4, जिसका कलर कैसा होता है, जिसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, ज़्यादा देर तक, मैंने कहा ना, जब ज़्यादा देर तक आप इसको इसमें लोहे की कील को पड़ा रहने देंगे तो कंप्लीटली ये कलर चेंज हो जाता है और इसका कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और खुद अपना सॉल्यूशन बना लिया, खुद कंबाइंड होकर अपना सॉल्यूशन बना लिया। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर? आपने देखा कि ये आयरन नेल कलर में ब्राउन कैसे हो गया। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज फेड। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। ठीक है, और ये फेड हो जाता है आफ्टर 20 मिनट। ठीक है, तो होता क्या है वहाँ, यहाँ देखें केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस इन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या रिएक्शन हुआ हम देख रहे हैं। Fe आयरन कील को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जैसे डिप किया, डाला, इमर्स किया, तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और खुद इसकी जगह कंबाइंड हो गया। क्या बना दिया? FeSO4। ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। आयरन सल्फेट एक्वस है, डिजोल्व है सॉल्यूशन में, प्लस कॉपर अलग हो जाता है। वही कॉपर जो अलग होता है वो कॉपर आयरन पर डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए इस पर क्या हुआ, लोहे की कील पर ये कॉपर डिपॉजिट हुआ है, रस्टिंग नहीं हुई है। आयरन कील से आयरन के जो है इलेक्ट्रॉन्स वो निकलते रहते हैं और इसकी जगह पर
वो कॉपर जो डिस्प्लेस होता है वो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों था? ठीक है, तो इस एक्टिविटी में फाइनली हमारी रिएक्शन क्या है? ठीक है, अभी मैंने आपको समझा दी है। ठीक, तो देखें यहाँ पर, ठीक बेटा, देखते हैं क्या था। आयरन। ठीक है, आयरन को हमने किसमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। ठीक है, तो किस में चेंज हो गया था? ठीक है, FeSO4 में। तो Fe प्लस हमारा रिएक्शन क्या बनेगा? CuSO4। ठीक है, ये सॉलिड होता है बेटा आयरन, और ये कैसा है? ये एक्वस है, एरो। फाइनली क्या बनेगा यार? FeSO4। ये भी एक्वस है, और बाहर क्या निकलेगा? CO। सॉलिड फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, कलर कैसा होता है इसका? ब्लू। ये कलर आपको ध्यान रखना है, ब्लू कलर। सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और ये क्या बेटा? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। ठीक है, और ये क्या होता है? ये डिपॉजिट हो जाता है कहाँ? डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल। ठीक है, ये आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको समझने के लिए कि आखिर Fe ने इस सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए छोटी सी एक छोटा सा स्टेटमेंट है, उसके द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए किसी दंगल में दो पहलवान हैं, एक बहुत मजबूत स्ट्रांग पहलवान है और एक बहुत कमजोर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पहलवान किसको हरा देगा, किसको गिरा देगा। सभी जानते हैं स्ट्रांग वाला जो मजबूत है वो कमजोर वाले को गिरा देगा। ठीक है, क्या कमजोर वाला पहलवान स्ट्रांग वाले पहलवान को पॉसिबल है गिरा सकता है? नहीं गिरा सकता ना। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा समाज में भी आप देखते हैं स्ट्रांग लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, पावरफुल होते हैं, वो कमजोर को दबा लेते हैं। कमजोर व्यक्ति पावरफुल को नहीं दबा पाता। ऐसे ही कुछ कहानी इन एलिमेंट्स की होती है। यहाँ एलिमेंट्स में इसको ताकतवर नहीं कह सकते, हम पावरफुल नहीं कह सकते। यहाँ रिएक्टिविटी के आधार पर चलता है ये। मोर रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है, वही बात है। कौन पावरफुल ज़्यादा है, कौन कम पावरफुल है। तो यहाँ इसी चीज़ को केमिस्ट्री में हम कैसे कहते हैं? मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। इनमें ये कैसा है? मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। जाहिर सी बात है मोर रिएक्टिव वाला क्या करेगा? लेस वाले को, कमजोर वाले को हटा देगा और अपनी इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, अपना कंपाउंड बना लेगा। कमजोर है बेचारा, हट गया। ठीक है, अगर यहाँ कोई स्ट्रांग होता, मोर रिएक्टिव होता, यहाँ पर मोर रिएक्टिव होता और यहाँ लेस होता, तो क्या पॉसिबिलिटी थी? तो क्या एक कमजोर वाला, लेस रिएक्टिव वाला, क्या पावरफुल मोर रिएक्टिव वाले को हटा पाता? नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या समझना होगा? आगे बहुत सारे रिएक्शंस आने वाले हैं जिसमें ऐसा होता है, नए नए कंपाउंड बनते हैं। तो वो बेटा इसी वजह से बनते हैं। मोर रिएक्टिव हमेशा लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है और अपना कंपाउंड बनाता है। तो इसके लिए हमें क्या समझना होगा? रिएक्टिविटी सीरीज। पेज नंबर 45 पे आपकी एनसीईआरटी बुक में रिएक्टिविटी सीरीज दी है। ठीक है, वहाँ पढ़ेंगे आप कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस है। लेकिन फिर भी उस चैप्टर में जाने से पहले मैं इसी में आपको इसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपके लिए मैंने यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज को तैयार किया है और ऐसा तरीका
आपके लिए तैयार किया है कि आप इसको आसानी से जो है लर्न भी कर सकें। ठीक है, आप इसको आसानी से लर्न भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं। ठीक है, हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ। तो बेटा मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपके लिए तैयार की है और इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम अच्छे से आपको लिखना भी है, नोट भी करना है और लर्न भी करना है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो मैंने यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज़ को यहाँ लिखा हुआ है और इसको आपको नोट भी करना है, लर्न भी करना है और मैंने इसका याद करने का एक ट्रिक भी निकाला है यहाँ, तो जिससे आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले आपकी बुक में कुछ कम है, मैंने इसमें कुछ बढ़ा के लिखे हैं और जब आप 11th स्टैंडर्ड 12th में जाएंगे तो यही रिएक्टिविटी सीरीज़ इतनी नहीं होती कि आपको लग रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ सिर्फ इतनी होती है, ऐसा नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत बड़ी है, आगे चल के आपको और बड़ी इससे भी ज़्यादा पढ़ने को मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल आपके मतलब से मैंने जो रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ बनाई है इसको याद करने का भी मैंने तरीका यहाँ पर बना रखा है, तो आपको आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये मैंने एरो लगाया हुआ है, देखेंगे आप, यानी रिएक्टिविटी आप देख रहे हैं यहाँ से घटती जा रही है नीचे, यानी सबसे ऊपर देख रहे हैं के लिखा हुआ है, पोटेशियम बोलते हैं इसको, आप जानते हैं। Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, Al एल्युमिनियम, कार्बन C कार्बन और Zn जिंक, Fe आयरन, Sn टिन, Pb लेड, H हाइड्रोजन और Cu कॉपर और Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, देख रहे हैं आप, Au Ag सिल्वर, Au गोल्ड और Pt प्लैटिनम। ठीक है, इसी को या आपको लर्न जब करना है तो लर्न करने के लिए तो देख रहे हैं आप जो सबसे ऊपर है ये मोर रिएक्टिव है, ये इससे थोड़ा कम है, ये इससे थोड़ा कम, ये इससे थोड़ा कम, ये और कम है, ये और कम, ये और कम, ये और कम, ये और कम। जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे तो रिएक्टिविटी घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, यानी सबसे ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है, इससे थोड़ा सा कम है। तो आप देख रहे हैं एरो नीचे आ रहा है, तो सबसे ऊपर वाला यानी जो पहले आएगा वो मोर रिएक्टिव, जो बाद में आएगा वो लेस रिएक्टिव, सीधी सी बात है। इनके नाम आपको सिंबल आने चाहिए। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या आता है, बहुत सारे एलिमेंट्स मिक्स करके दिए होंगे, मिक्स करके आएंगे और आपको इसमें से इनको रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंजमेंट करना है, कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, मिक्स करके लिखे हुए हैं। अब आप कैसे करेंगे, आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती नहीं है तो आप इनको लिखेंगे कैसे, तो ये नंबर आपके 2 नंबर में, 1-2 नंबर में आता है तो आपका नंबर चला जाएगा। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है तो याद करने का इसमें एक ट्रिक है, छोटा सा तरीका मैंने यहाँ बना रखा है, इसको कैसे करेंगे उसको आपको यहाँ देखना है। देखेंगे मैंने यहाँ कुछ निशान लगाए हैं, ठीक है, देखेंगे पोटेशियम का मैंने को दे दिया प्लीज, सोडियम को दे दिया स्टॉप, कैल्शियम को दे दिया कॉलिंग, मैग्नीशियम को दे दिया मी, नाम दिए, एल्युमिनियम का ए, कार्बन का केयरलेस, जिंक का जेब्रा, आयरन का इंस्टीड, टिन का ट्राई, लेड का लर्निंग, हाइड्रोजन हाउ, कॉपर कॉपर रखा है, मरकरी मरकरी रखा है, सिल्वर सेव रखा है, गोल्ड गोल्ड है और प्लैटिनम प्लैटिनम। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, बहुत जल्दी चुटकियों में आप इसको लर्न कर सकते हैं बहुत आसानी से और कभी भी गलती नहीं होगी। देखेंगे आप, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे मैंने निशान लगाया, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, आपको एक बार में इतना याद करना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, आसान है, इतना याद कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, ए केयरलेस जेब्रा इंस्टीड ट्राई लर्निंग, ए केयरलेस जेब्रा इंस्टीड ट्राई लर्निंग, आसान है, यहां तक लर्न करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद यहां से लेके पूरा एक बार में, हाउ कॉपर मरकरी सेव गोल्ड प्लैटिनम, हाउ कॉपर मरकरी सेव गोल्ड प्लैटिनम। अब इसको एक साथ बोलना चाहेंगे तो जब आप टुकड़ों में से याद करेंगे
इतना इतना करके फिर एक साथ इसे कंबाइन कर देंगे। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे बेटा, आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना, पी मतलब प्लीज़ का मतलब पोटेशियम, सिंबल के, ये आनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है एस लगाए तो आप ऐसे कुछ और लिख दें ना, स्टॉप। सोडियम होता है तो Na होता है उसका, ठीक है। कॉलिंग आ रहा है तो कैल्शियम यानी सी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एक बार में इसको कैसे लर्न करेंगे, ठीक है, टुकड़ों में 3 बार में इसे लर्न करेंगे, बाद में इसे कंबाइन करके बोलेंगे, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मरकरी सेव गोल्ड प्लेटिनम। बहुत ईजी है, पहले 3 टुकड़ों में करिए फिर कंबाइन कर दीजिए, रट लीजिए इसको, आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर, और कौन सा मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस है, कोई भी रिएक्शन आएगी आप फटाफट से करेंगे। अगर आपको ये पता नहीं है तो आपसे बहुत गलतियां होंगी, आप किसी को भी लेस रिएक्टिव वाले से मोर रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करा देंगे और आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो सिंपल है बेटा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मरकरी सेव गोल्ड प्लेटिनम। ओके, चलिए, तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है, और इससे आपको आगे भी मदद मिलेगी, ठीक है। तो मैंने अभी करा दिया है, वैसे तो मैं आगे वाले चैप्टर में करा था, लेकिन मैंने ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें आया है, इसी वजह से मैंने आपको इसमें ये करा दिया है, जो कि आपको आगे परेशानी ना हो, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेटा कुछ अदर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ इन दिस रिएक्शन, आखिर रिएक्शन में हुआ क्या, देखेंगे हम। आयरन हैज डिस्प्लेस, देखा आयरन ने क्या किया, डिस्प्लेस और रिमूव या हटा दिया एनोदर एलिमेंट कॉपर। आयरन ने इस रिएक्शन में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया यानी हटा दिया फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, दैट्स क्लियर। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ अदर एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें 2-3 दिए हैं तो इतने ही हैं, बहुत सारे पढ़ने को मिलेंगे आगे, आप सीनियर क्लास में पहुँचेंगे तो बहुत सारे पढ़ेंगे, ठीक है, और आगे वाला चैप्टर आ रहा है उसमें भी पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ जिंक, Zn, जिंक कॉपर सल्फेट, जैसे वहाँ पर हमने आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में यहाँ डिप किया, डाला था, अब यहाँ जिंक का हम यूज कर रहे हैं, जिंक भी एक मेटल है, तो क्या होगा, तो बना बेटा ZnSO4 प्लस CuSO4, Cu यानी कॉपर बाहर निकल जाता है इसमें, सेम रिएक्शन, ठीक है। Pb लेड है, लेड को हम कॉपर क्लोराइड में अगर इसको डालें तो क्या होता है, तो कॉपर, यहाँ जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और कॉपर बाहर हो गया और जिंक ने इसके साथ अपना कंपाउंड बनाया ZnSO4। आप बात करें Pb लेड की, तो लेड ने क्या किया, लेड ने Cu को कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और इसके साथ कंपाउंड बनाया PbCl2 और Cu बाहर हो गया, ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है, देख रहे हैं आप। तो फाइनली क्या हुआ, अब तीनों रिएक्शन में हमने क्या देखा, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव, जिंक और लेड और यहाँ आयरन भी, ये तीनों की बात करें तो तीनों ही कैसे हैं, मोर रिएक्टिव हैं देन कॉपर, कॉपर से मोर रिएक्टिव हैं, तीनों में ही कॉपर आ रहा है, इसमें भी कॉपर है, इसमें भी कॉपर है, इसमें भी कॉपर है, तो तीनों एलिमेंट कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, दे डिस्प्लेस, इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, हमने देखा। तो यहाँ अदर एग्जाम्पल्स में मैं आपको, चलिए मैं यहाँ नोट करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बेटा क्या हमारे पास एग्जाम्पल में, अदर एग्जाम्पल में फर्स्ट वाला हम यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। जिंक कॉपर सल्फेट Zn प्लस CuSO4 एरो, फाइनली क्या बनेगा, ZnSO4, ठीक है, और कॉपर बाहर हो जाएगा, Cu कैसा है, ये सॉलिड होता है, ये कैसा है, एक्वस है, सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस है, और ये कैसा है, ये भी
सॉलिड है। ठीक है, कैसा रिएक्शन है बेटा, यहां सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहां जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, एक ही बार यहां डिस्प्लेस हो रहा है, कोई दूसरी चीज डिस्प्लेस नहीं हुई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। सिंगल रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, सेकंड, चलिए दूसरा आपको अभी कराया था लेड। हम लेड की बात करें, पीबी प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 एरो, क्या बनेगा, अभी बताया था PbCl2। यहाँ क्या करेगा, कॉपर ने, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, यहाँ पीबी किसको कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस करेगा, क्या बनेगा PbCl2 प्लस क्या बनेगा, बाहर क्या निकलेगा Cu, सॉलिड बनेगा। ये कैसा है, एक्वस है, ये भी कैसा था, एक्वस था, और ये कैसा है, सॉलिड। ठीक है, क्लियर। इसको अब एक चीज यहां देखेंगे आप, क्या इस रिएक्शन में अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करना चाहूं तो क्या पॉसिबल है। अगर हम ये ले लें Cu प्लस ZnSO4, Cu प्लस ZnSO4 को अगर हम ले लें और इस रिएक्शन को कराने की कोशिश करें, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, जिंक और कॉपर में अब कौन मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, कौन आता है पहले, जिंक पहले आता है, कॉपर बाद में आ रहा है, राइट। तो जिंक मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव पहले से ऑलरेडी इससे लगा हुआ है, तो ये तो लेस है। क्या लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा, नो, नहीं कर पाएगा। तो ये रिवर्स रिएक्शन कंप्लीट, ये रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं ना। ऐसे इसी में इस रिएक्शन में बात करते हैं, क्या रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है, PbCl2 यानी Cu प्लस PbCl2 अगर हम इसको कराना चाहें तो क्या पॉसिबल है, क्या Cu Pb को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस है। मैंने पहले कहा ताकतवर वाला पहले से क्या कमजोर ताकतवर वाले को हटा पाएगा, नॉट पॉसिबल, नहीं हटा पाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, हम लिख सकते हैं इसको, रिवर्स रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। यहां पर रिवर्स रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, यहां रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तभी आप समझ पाएंगे। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको नहीं मालूम है कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस, तो बच्चों को अगर ये रिएक्शन आती है तो बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके साथ डिस्प्लेस करा देते हैं और बनाते हैं CuSO4 और प्लस Zn बाहर हो जाता है, जबकि ये रिएक्शन बिल्कुल गलत है। इसमें भी ऐसे Cu को CuCl2 बना देते हैं और Pb को बाहर निकाल देते हैं, ये रिएक्शन गलत है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमने यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन देखा, हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, क्या निकला यहाँ ऑब्जर्वेशन, तो हमें जो ऑब्जर्वेशन में कुछ लिखते हैं देखेंगे। ऑब्जर्वेशन में हमने रिएक्शन किए तो हमें क्या मिला यहाँ पे, Cu, उस रिएक्शन में क्या हुआ था, Cu डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट्स ऑन आयरन नील, उस रिएक्शन में आयरन नील पे क्या हुआ था, यानी Cu डिपॉजिट हो गया था। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, यहाँ देखेंगे, कॉपर यानी कलर ऑफ सॉल्यूशन, कलर ऑफ सॉल्यूशन को शॉर्ट में लिखते हैं SOLN बना देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन चेंजेस टू किसमें हो गया था, ग्रीन। ज्यादा देर तक आयरन नील को अगर हम कॉपर सल्फेट में रखें तो उसका कलर कैसा हो जाता है, आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है,
ग्रीन होता है। ठीक है, दैट्स क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटा तो हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा। अब अगला रिएक्शन है हमारा, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर क्या होता है? ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन में हम देख सकते हैं बेटा, रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट एटम्स ऑफ और ग्रुप, एटम हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है, ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज, या एक्सचेंज ऑफ आयन भी कह सकते हैं। आयन का एक्सचेंज होता है डबल में। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पहले थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद आपको नोटबुक पे हम कराएंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हमें एक्टिविटी को समझना होगा 1.10। ठीक है, तो देखते हैं एक्टिविटी में क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, देखते हैं एक्टिविटी में। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे? 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। इन अनदर टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और एक में बेरियम क्लोराइड लेंगे। मिक्स विद 2 सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे यहाँ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं, क्या हो रहा है, देखेंगे। टेस्ट ट्यूब एक हमने ली, ए कंटेनिंग, यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन है किसका? बेरियम क्लोराइड का। दूसरे में क्या है? सोडियम सल्फेट, राइट। दोनों को जब आपस में मिक्स करते हैं तो व्हाट हैपन, क्या हुआ यहाँ? फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर बेरियम सल्फेट यानी सॉलिड सब्सटेंस प्रेसिपिटेट बनता है, और सोडियम क्लोराइड यहाँ पर एक्वस फॉर्म में बन के तैयार होता है। You will observe that a white substance which is insoluble in water, एक white कलर का सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस बनता है इसमें, और जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इज फॉर्म्ड। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, अगर किसी रिएक्शन में बनना है तो उस सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट, अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस बनता है, कैन बी कॉल्ड, हम उसको कह सकते हैं क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये पेपर में ये भी आता है, ऐसे रिएक्शन को, जैसे रिएक्शन में जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ तो कंपाउंड जो भी थे हम दोनों को लेते हैं। Na2SO4 एक्वस फॉर्म में लेंगे, सॉल्यूशन है। BaCl2 एक्वस फॉर्म में लेंगे। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, दोनों को जब आपस में हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है, आप देख रहे हैं। BaSO4 सॉलिड बनता है, प्रेसिपिटेट है, जो सेटल डाउन एट द बॉटम में टेस्ट ट्यूब में बैठ जाता है। बेरियम सल्फेट का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, वाइट। और सोडियम क्लोराइड देख रहे हैं आप, एक्वस फॉर्म में हमें ऊपर रहता है, बाकी का नीचे बैठ जाता है, और सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को चलिए हम यहाँ करते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो पहले इसको डेफिनेशन देते हैं इसकी, क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, द रिएक्शन इन विच द
reaction in which two different atoms और ग्रुप ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, एटम्स, ठीक है, आर MU TU म्यूचुअली एक्सचेंज, ठीक है। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज, यानी एटम्स का यहाँ क्या होता है, या एक्सचेंज ऑफ आयन भी कह सकते हैं, एटम्स का या आयंस का एक्सचेंज होता है यहाँ, ठीक है। कैसे होता है रिएक्शन में देखते हैं, अभी हमने आपको समझाया था एग्जांपल में, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस प्लस क्या लेंगे बेरियम क्लोराइड, BaCl2, ये भी कैसा है एक्वस है, ठीक है, एरो, ठीक। तो यहां हो क्या रहा है एक्सचेंज, आप जानते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। हमेशा कोई भी कंपाउंड बनता है तो आप जानते हैं डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज, तभी तो अट्रैक्शन होता है आयंस के बीच में, तभी तो कंपाउंड बनते हैं। तो जब अब क्या करेगा इसमें मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, तो यानी कि यहां देख रहे हैं सोडियम किसको डिस्प्लेस करेगा, यानी सोडियम Ba को करेगा और Ba सोडियम को करेगा, तो ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाएगा और हमारा बेरियम क्या करेगा, सोडियम के साथ सल्फेट के साथ कंबाइन कर जाएगा, क्या बनाएंगे फाइनली आप देखेंगे BaSO4, ठीक है, BaSO4, ठीक। कैसा बनेगा बेटा, BaSO4 कैसा है सॉलिड है और वाइट प्रेसिपिटेट लिख देंगे, वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। और फाइनली क्या बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। बैलेंस भी करना है, ठीक है। यहाँ देखेंगे सोडियम कितने हैं, 2 हैं, तो बेटा 2 करना पड़ेगा, क्लोरीन 2 हैं तो ऑलरेडी हो गया, ये बेटा एक्वस है, ये वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आयन का एक्सचेंज हुआ, आयन एक्सचेंज हो गए, सोडियम ने मोर रिएक्टिव है, इसने क्या किया इसके साथ कंबाइन करके इसको डिस्प्लेस किया, और इसने क्या किया, अब ये बचा, ये कहाँ जाएगा, ये बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा और अपना कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, क्लियर। अब ऐसा रिएक्शन इसमें क्या हो रहा था, आप देख रहे हैं प्रेसिपिटेट बनना है, वाइट प्रेसिपिटेट। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं हम क्या, ए white substance white substance is formed due to above reaction शॉर्ट में लिखा मैंने, the insoluble
insoluble solution substance, that is IE, क्या बनेगा बेटा, BaSO4, ठीक है। इस कॉल्ड प्रेसिपिटेट, इसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। तो BaSO4 को क्या कहेंगे हम, प्रेसिपिटेट कहेंगे, और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या लिखेंगे, इट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में तो क्या लिखेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये क्या है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें एनी रिएक्शन दैट, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट, ए precipitate is called precipitation reaction। precipitate reaction कहते हैं। क्या कहेंगे, ऐसा रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस, ऐसा रिएक्शन जो प्रोड्यूस करता है क्या, ए प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, ऐसे रिएक्शन को कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे यहां पीछे के पोर्शन में, पेज चेंज किया मैंने बेटा, यहां पर इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो पिछले रिएक्शन पे हमने किया उसी चीज को यहां एक्सप्लेन किया गया। चलिए मैं इसको रीड कर देता हूं। व्हाट कॉजेज दिस, द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ, देख रहे हैं, सल्फेट आयन एंड बेरियम आयन। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड। तो हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, BaSO4 बनता है, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड भी मिलता है हमें। दिस रिमेन्स द सॉल्यूशन, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर ही रहता है और प्रेसिपिटेट जो बनता है वो सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है, इनसॉल्युबल होता है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, देखिए आ गया, मैंने यहाँ एटम्स को बोला था, ग्रुप बोल दिया है डेफिनेशन में, यहाँ क्या दिया है, एक्सचेंज ऑफ आयन, जो कि मैंने पहले भी बताया था, आयन का एक्सचेंज होना बिटवीन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बीच में आयन का जो एक्सचेंज होता है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जो कि हमने अभी यहाँ किया था ना, क्या किया था, एक्सचेंज ऑफ आयन, देख रहे, एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, ठीक है, और नए कंपाउंड बन रहे हैं। तो जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन एक्सचेंज होते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दो बार हो रहा है ना, ठीक है, इसने इसके साथ किया, इसने इसके साथ किया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसी चीज को हम देखेंगे रिकॉलिंग 1.2, रिकॉलिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.2 याद होगी आपको, क्या है, मैंने कराई थी, याद है आपको, ध्यान करिए। रिकॉलिंग चैप्टर के शुरुआत में एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, 1.1 मैग्नीशियम रेबन वाली थी, 1.2 किसकी है, लेड नाइट्रेट वाली, याद आ गई। तो इसको रिकॉल करते हैं जरा, इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वेयर यू हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, जब हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया था तो वह क्या हुआ था, कैसा रिएक्शन था वो, उसको ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको, ध्यान करिए, ठीक है।
इससे पता लग जाएगा कि आपने वास्तव में पढ़ा है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, इसमें जो प्रेसिपिटेट बना था उसका कलर कैसा था, ध्यान करो, येलो था, राइट। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, क्या उस कंपाउंड के प्रेसिपिटेट हुआ था उसका क्या नाम बता सकते हैं, लेड आयोडाइड था, राइट। दूसरा क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, लिख लेंगे। चलिए मैं लिखवाऊंगा अभी। अब आपको ये क्वेश्चन थर्ड ये भी बताना है, उसमें इज दिस ऑल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या जो रिएक्शन आपने किया था क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो देखते हैं है कि नहीं। यस है, ठीक है, तो यहां समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए क्या है, रिकॉल करते हैं, किसको करेंगे रिकॉल, यानी कि हम एक्टिविटी को 1.2 को रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो करेंगे यहां, चलिए हाँ बेटा, रिकॉल एक्टिविटी कौन सी है, 1.2, ठीक है, करते हैं रिकॉल। क्या है आप लोग ध्यान करिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ, ठीक है, चलते हैं। PbNO3 क्या था, लेड नाइट्रेट लेना है, PbNO3 का होल ट्वाइस, यही था ना, कैसा था, एक्वस प्लस, और पोटेशियम आयोडाइड क्या था, KI, ये भी था एक्वस एरो, ठीक है। क्या बना था बेटा, लेड आयोडाइड PbI2, यही तो बना, और क्या बना, एक कंपाउंड और बना था पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये कैसा था, सॉलिड था, ये कैसा था, एक्वस था, और ये कैसा था, येलो प्रेसिपिटेट, कैसा था ये, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, लिख देते हैं येलो PPT, येलो प्रेसिपिटेट। बैलेंस भी करना है, बैलेंस करना आता है ना, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया, तो करना चाहिए, आना चाहिए आपको, कुछ नहीं है इसमें, देखेंगे या 2 लगना है और यहाँ पर भी 2 लगना है, लीजिए बैलेंस हो गया है। क्या हुआ है आपने देखा, इस पर क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर नेगेटिव था, ठीक है। क्या हुआ इसमें भी, एक्सचेंज ऑफ आयन, राइट। इसने क्या किया, इसके साथ कंबाइन किया, ठीक है, किया ना, और इसने इसके साथ कंबाइन किया, राइट, एक्सचेंज ऑफ आयन, देखिए हो रहा है, ठीक है, दैट्स क्लियर। अब उससे क्या पूछा था, क्या क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था बेटा, क्या पूछा जा रहा था, कलर पूछा है, उसका नाम पूछा है कंपाउंड का, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने लिख ली। अब पूछा है, यस उसने पूछा है इज दिस ऑल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये वास्तव में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आंसर में क्या आएगा, यस। क्या लिखना है, यस लिख देंगे, यस, कैसी है, यस, ठीक है, और इसको लैंग्वेज में लिखोगे, इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लीजिए हो गया, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं एक बात कहना चाहूँगा बेटा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।
ठीक है। और बेटा आगे का तभी समझ में आएगा जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। बेटा पिछले वीडियो आप देखते रहें, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आगे वाले में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।